खबर उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के बाजपुर की, जहां बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में चिकित्सकों को उपचार करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए और साथ ही बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएसआर के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की भी जिलाधिकारी ने बात कही। बता दें आपको कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम करने में जुटा हुआ है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएसआर के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने और कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कराने के लिए व्यवस्थाओं को जल्द पूरा किए जाने की भी बात कही। कि आज मेरे द्वारा जो बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका निरीक्षण किया गया है और उसमें अभी ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम चल रहा है और उसमें अभी हम लोग सीएसआर में भी बातचीत कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे भी लगवाएं। तो उसमें हमारी बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पे है। एक दिन में वो फाइनल हो जाएगा कि कौन एजेंसी यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। तो अभी जो यहाँ पे आरईएस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित हैं उनके द्वारा बताया गया कि 3-4 दिन में वो काम पूरा कर देंगे। तो हमारी तरफ से निर्देश है कि तत्काल काम पूरा हो जाए ताकि पाइपलाइन और जितना भी ऑक्सीजन प्लांट का काम हो वो तत्काल यहाँ पे हम लोग शुरू करा सकें। तो खबर हरिद्वार से, जहां निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने इस कोरोना काल में 1000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने की व्यवस्था की है, जिसका आज शुभारंभ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गरीब लोगों को भोजन करके बांटा है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हमेशा समाज के लोगों के लिए खड़े रहते हैं। पिछली बार भी कोरोना कर्फ्यू में 1.5 से 2 करोड़ जनता के लिए उन्होंने पैसे भी खर्च किए थे, जिसमें 50 लाख रुपए उत्तराखंड सरकार को दिए और बाकी भोजन में खर्च किए गए। इस बार भी जब जनता कर्फ्यू जब से लगा हुआ है तब से ही रविंद्र पुरी जी मुख्यमंत्री को 50 लाख रुपए ऑक्सीजन के लिए दिए हैं और अभी भी कुछ लोगों की समस्याएं गरीब लोगों की आती है, तो हमने महाराज जी से निवेदन किया कि कुछ हजार लोगों की व्यवस्था आपके द्वारा हो जाए। तो उन्होंने तुरंत स्वीकृत करते हुए आज से ही 1000 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की। और रामानंद इंस्टीट्यूट और एसएम जैन डिग्री कॉलेज के ट्रस्ट के अध्यक्ष, आप लगातार निरंतरता से समाज के बीच में जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है आप पूरी ताकत के साथ खड़े होकर समाज की सहायता में लगते हैं। पिछले लॉकडाउन के समय में आपने करीब 1.5-2 करोड़ रुपए। तो पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से सरकार द्वारा छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे करने के बाद आरोपियों को हवालात की हवा खिलाई गई और उनसे रिकवरी भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला भगवानपुर के ग्राम अकबरपुर कालसो स्थित रतनदीप पब्लिक स्कूल से सामने आया, जिसमें पिछले 3-4 साल से छात्रवृत्ति से 2 बच्चों के खातों में आ रही, लेकिन कब तक आती है और कब तक उनके खाते से ये गायब भी हो जाती है, इसके बारे में कोई भी पता नहीं चलता है। इसको लेकर कुछ परिजन बैंक भी पहुंच गए हैं। पासबुक में प्रिंट कराने के बाद उनको पता चला कि छात्रवृत्ति तो हर साल आती है, लेकिन खाता बच्चों के नाम से खुला हुआ था। बच्चों के फिंगरप्रिंट लगवाकर उनके आधार कार्ड से विद्यालय प्रबंधक और प्रिंसिपल द्वारा पैसे निकाल लिए जाते हैं। रतनदीप पब्लिक स्कूल में छात्रवृत्ति घोटाले की शिकायत ग्रामवासियों ने यहाँ पे आज की है और हम इसमें कल ही एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाकर इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जांच का विषय है, जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 3 साल है या 2 साल है, जो भी है वास्तविक स्थिति का पता जांच के बाद ही पता लग जाएगा। तो काशीपुर में आप नेता राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली ने नगर निगम से मांग की है कि वो समय रहते जलभराव की समस्या का निदान करें, ताकि आने वाले बरसात में मौसम में शहर के साथ व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी जलभराव से होने वाली
करोड़ों रुपए की क्षति से बचाया जा सके। उन्होंने नगर निगम से ये भी मांग की है कि कोरोना कर्फ्यू के चलते दुकानदार बर्बादी के कगार पर आ गए हैं, इसलिए नगर निगम अपने दुकानों के किराएदार और दुकानदारों के लिए किराए के साथ साथ दूसरे दुकानदारों से लिए जाने वाला टैक्स भी माफ करे। दुकानदारों को और आम जनता को जल भराव से हुए नुकसान के मुआवजे को नगर निगम को देना पड़ेगा और देना चाहिए। इसके लिए उस समय अगर कोई भी कदम उठाना पड़ा तो व्यापारी और जनता की तरफ से उस कदम को मैं उठाऊंगा। तो मेरा फिर भी विनम्र निवेदन है कि अभी इतना समय है कि कार्य योजना बनाकर आने वाली इस समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो अगली खबर लक्सर से, जहां लक्सर की पथरी पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत दिनारपुर कराल का डेरा के जंगलों में छापा मारकर अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिनारपुर कराल के ढेरों जंगलों में अवैध कच्ची शराब बना रहे 2 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही इस दौरान पुलिस ने 5000 लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया। जबकि पुलिस की कार्रवाई देख कई शराब माफिया भागने में भी कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार के प्रयास कर रही है। तो उत्तराखंड के लक्सर में पुलिस विभाग की यहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब तस्करों के खिलाफ निरंतर पुलिस यहां अभियान चला रही है और इसी के तहत 5000 लीटर को पुलिस के द्वारा लहन किया गया, नष्ट किया गया। 5 लीटर लहन को पुलिस ने नष्ट किया है। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। इस दौरान पुलिस ने 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। 5000 लीटर लहन को भी पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। तो खबर देहरादून के विकासनगर से, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुंजा ग्रंट मात्र एक बिल्डिंग बनकर ही रह गया है। पूरा अस्पताल एक फार्मासिस्ट के भरोसे ही चल रहा है। सरकार ने लाखों रुपए लगा करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर के नाम पर मात्र एक डॉक्टर दिनेश कुमार हैं जो फार्मासिस्ट हैं और ग्रामीण का ये भी कहना है कि इस अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो उसको सीधा यहाँ से या तो विकासनगर या फिर देहरादून ही जाना पड़ता है। इस अस्पताल में ना ही कोई महिला नर्स है और ना ही कोई डॉक्टर। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यह अस्पताल मात्र एक बिल्डिंग बन के ही रह गया है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन किया और डॉक्टरों और नर्सों को तैनात करने की भी मांग की। समाजीय कार्यकर्ता हूँ और यहाँ के वासियों के साथ में जो आज मैंने समस्या देखी है, मैं इनके साथ आया हूँ। तो हमने जो देखा है यहाँ प्राथमिक चिकित्सालय में, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सबसे पहले बात। दूसरा, इनका कहना था ग्रामवासियों का कि डॉक्टर साहब 1 बजे यहाँ से बंद करके निकल जाते हैं। एक डॉक्टर साहब हैं और उनमें दवाई पूरी नहीं मिलती हमें। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं यहाँ पर फार्मासिस्ट हूँ और अभी लगभग अक्टूबर में मुझे 2 साल हो जाएंगे यहाँ पर आए हुए। सर, यहाँ पे आज कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो रखे हैं। जी जी। उनका कहना है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखो, स्टाफ की तो कमी है ही और हर जगह पर उत्तराखंड में स्टाफ की कमी है और सरकार के संज्ञान में भी ये बात है। और अभी जी, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, कहने के लिए तो बहुत ही अधिक ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी जो कुछ उपलब्धियां होनी चाहिए वो यहाँ पे व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे इमरजेंसी वगैरह में कोई समस्या हो जाए तो? जी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और हम तो ये ग्रामीणों के लोगों ने, कुछ हमारे जाने माने लोग हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि आवाज़ उठे और सरकार यहाँ पे कुछ। आप नहीं चाहते? नहीं, हम भी उन्हीं के समर्थन में आए हुए। हम चाहते हैं कि भाई सारे तो खबर लक्सर से, जहां बहलादपुर से जिला पंचायत सदस्य रानी देवनियाली सिंह ने अपने क्षेत्र के गांव में जिला पंचायत के बजट से निर्मित करीब 1.5 करोड़ रुपए की सड़क का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने माजरी, मिर्जापुर सहित करीब 10 गांव में करीब 1.5 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव जिम के बोर्ड में बैठक के दौरान रखा था। मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पर काम भी शुरू हो गया था। निर्माण पूरा होने पर
रानी देवयानी सिंह ने सभी सड़कों का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि खानपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में विकास के काफी काम हुए हैं, फिर भी अभी वहां के सड़कों के अलावा यातायात, स्वास्थ्य और शिक्षा के संसाधनों को बढ़ाने की फिलहाल जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिम से सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही खानपुर क्षेत्र में सरकारी बसों का संचालन शुरू करने की कोशिश भी वो कर रही है। आज हमने 20 लाख से बनने वाली 2 सड़कों का इनॉग्रेशन किया है, जो बन चुकी हैं ऑलरेडी जिला पंचायत से। और भाई ये देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि डबल इंजन की सरकार, जैसे कहते हैं मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की है, तो केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो इसी तरीके से विधायक जी हैं आपके, तो मैं भी जिला पंचायत मेंबर हूँ, तो जो काम जिला पंचायत से नहीं हो पाते तो मैं विधायक जी से कह के वो भी करवा देती हूँ, चाहे वो पानी की टंकी हो या सड़कें हों। और हम लोगों ने काफ़ी काम कराए भी, पिछले दिनों में काफ़ी काम कराए। तो बस यही है कि मैंने 1.5 करोड़ 1,55 लाख के जिला पंचायत से काम कराए हैं, जो कि हो चुके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लालकुआं की। लालकुआं प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्दूचौड़ स्थित पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रभावित आमजन के साथ कांग्रेस सहयोगात्मक भूमिका में खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान भी किया है। तो उत्तराखंड के लालकुआं के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्दूचौड़ स्थित पंचायत भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। इस आयोजन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण आमजन के साथ कांग्रेस सहयोगात्मक भूमिका के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी है, खून की कमी देखी जा रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की शहादत को याद करते हुए उनकी श्रद्धांजलि के मौके पर रक्तदान भी किया है। कि प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लालकुआं विधानसभा में जो है रक्तदान शिविर आयोजित कराया जा रहा है। ये राजीव जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में। तो इसमें जो है कि ग्रामीण क्षेत्र के लालकुआं विधानसभा की जनता जो है कि युवा साथी मेरे जो है बहुत भरपूर सहयोग दे रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि इस समय रक्त की भारी कमी हल्द्वानी के चिकित्सालयों में है। तो बार बार डॉक्टरों ने भी आह्वान किया कि रक्तदान करें। तो उसी लोगों सबकी प्रेरणा से कि जिससे ज़रूरतमंदों को, अपने ज़रूरतमंदों को और समाज के जो जिनको भी रक्त की ज़रूरत है उन तक रक्त पहुँच सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रामनगर की। रामनगर में फ्रंट लाइन में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए मदद करने के लिए रामनगर निवासी क्रिकेटर अनुज रावत ने हाथ बढ़ाया है। अनुज ने पुलिस विभाग को 1 लाख रुपए की राशि सहयोग के तौर पर देने की बात कही है। उन पैसों से पुलिसकर्मियों के लिए फेस शील्ड खरीदी गई और एसपी जगदीश आर्य ने भी सभी पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड बांटी। एसपी जगदीश आर्य ने कहा कि अनुज रावत ने पुलिस को 1 लाख की सहयोग राशि प्रदान की थी, जिसके तहत फ्रंटलाइन में कार्यरत रामनगर पुलिस बल को फेस शील्ड प्रदान की गई। उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा यहाँ पे कोतवाली रामनगर को 1 लाख रुपए के जो फेस शील्ड हैं वो प्रदान की गई हैं। ये हमारे लिए बहुत भावुक पल है, जहाँ नैनीताल की पुलिस इस समय पूरे अपनी शिद्दत के साथ कोरोना संक्रमण में लोगों की मदद कर रही है। ऐसे समय पर हमें अनुज क्रिकेटर की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। तो डोईवाला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर सभी जिलों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ साथ यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर युवाओं से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील भी की। इस दौरान रक्तदान शिविर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पहुंचे और रक्तदान कर रहे लोगों का हौसला अफजाई भी किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर ही पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो
19 मई से लेकर 25 मई तक चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस जन जो है आम जन के साथ खड़े होने का काम करे। उसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि 19 मई से 25 मई तक हम पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का काम करेंगे। और ये रक्तदान शिविर जो है इस देश को 21वीं सदी में ले जाने वाले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो जयंती है उसको हम समर्पित करते हुए आम जन के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। तो समाजसेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल ने मसूरी देहरादून मार्ग के चौकीकरण को लेकर कई प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने इस मामले में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से इसमें जांच की मांग भी की। ज्ञापन में कहा गया है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर चौकीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया, साथ ही कई वृक्ष भी इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें विभाग के मिलीभगत से ही अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ काटने से बेहतर होता है कि कार्यदायी संस्था सड़क के किनारे पुस्तों का निर्माण करवाती। उन्होंने कहा है कि इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लगातार मसूरी देहरादून मार्ग पर पहाड़ों से मलबा भी आ रहा है, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने की भी आशंका बन गई है। तो उत्तराखंड के मसूरी में मार्ग चौकीकरण को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। बता दें आपको कि समाजसेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल ने मसूरी देहरादून मार्ग के चौकीकरण को लेकर कई सवाल उठाए। इस मामले में उपजिलाधिकारी को उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर चौकीकरण के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया और इसकी वजह से कई वृक्ष भी इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें मिली भगत की वजह से ही अपने चहेते ठेकेदारों को काम भी दिया गया। पहाड़ काटने से बेहतर होता है कि कार्यदायी संस्था सड़क के किनारे पुस्तों का निर्माण करवाती, ये कहना था उनका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये ज्ञापन सौंपा है मैंने, तो उसमें जो है लाखों की संख्या में जो हमारे पर्यटक आते हैं, तो उनमें काफ़ी उनमें बेहतर जो मसूरी नामों से जानी जाती है उत्तराखंड में, तो उसमें काफ़ी इसका नाम खराब हो रहा है मसूरी का। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये हमारे लोक निर्माण विभाग ने अपनी बंडल बांट करी है, इसमें करोड़ों का इसमें घपला हो रखा है। और दूसरा इसमें इन्होंने चहेतों को ठेकेदारों को चहेतों को दे रखा है इसमें, और इसकी जाँच होनी चाहिए और आने वाले टाइम में भविष्य में इसमें बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई करोड़ की लागत से लक्सर के मखियाली और जौनपुर लातपुर गांव में बनाई जा रही सड़कों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत पर डीएम द्वारा बनाई गई जांच समिति ने एसडीएम शैलेंद्र नेगी के नेतृत्व में सड़कों की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जांच समिति में एसडीएम के अलावा पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी शामिल है। समिति ने सबसे पहले मखियाली पहुंचकर सड़क की जांच की। इसके बाद समिति जौनपुर लातपुर पहुंची। यहां शिकायतकर्ता ग्रामीण भी मौके पर आ गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों की निर्माण करने वाली कंपनी मनमानी कर रही है और कंपनी के ठेकेदार और ऊपर के अधिकारियों को मिली भगत को लेकर ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया। तो उत्तराखंड के लक्सर के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करोड़ों की लागत में लक्सर के मखियाली और जौनपुर लातपुर गांव में बनाई जा रही सड़कों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत आई थी, जिसके बाद शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डीएम द्वारा एक जांच समिति भी बनाई गई। एसडीएम शैलेंद्र नेगी के नेतृत्व में जांच समिति ने सड़कों की जांच भी शुरू कर दी। जांच समिति में एसडीएम के अलावा पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल हैं। समिति ने सबसे पहले मखियाली पहुंचकर सड़क की जांच की। इसके बाद समिति जौनपुर लातपुर भी पहुंची। शिकायतकर्ता ग्रामीण भी मौके पर आ गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण करने वाली कंपनी अपनी लगातार मनमानी कर रही है। कंपनी के ठेकेदार और ऊपर के अधिकारियों की मिली भगत है, ये कहना था ग्रामीणों का।
भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों के आरोप के बाद एक जांच समिति बनाई गई जो सड़क निर्माण को लेकर जो कार्य किया जा रहा है उसमें जांच पड़ताल में जुट गई है। तो खबर रामनगर से, जहां मालधन में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से नलियों का गंदा पानी अब घरों में घुस गया है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि गांव में पानी का निकास ना होने से बारिश का पानी नालियों से होते हुए घरों और दुकानों में घुस रहा है। लोगों ने कहा है कि ये समस्या सिर्फ इसी साल की नहीं बल्कि 2011 से ही ये लोगों जल जमाव से यहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इसका समाधान को कुछ भी नहीं निकल सका। शासन प्रशासन कोई भी जनता की सुध लेने को तैयार नहीं। लोकमंच न्यूज चैनल में और आज हम मौजूद हैं रामनगर विधानसभा के मालधन क्षेत्र में, जहां पे 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने त्राहिमाम कर दिया है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों के साजो सामान नष्ट हो चुके हैं। हमारे साथ में यहाँ रेखा जी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनकी समस्याएं हैं और बरसात से किस तरीके की समस्याएं उनको हो रही हैं। मैम, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज चैनल में। ये जो पानी भरा हुआ है पीछे आपके, तो ये कैसे भरा है पानी और क्या समस्याएं हैं आपकी, जरा बताइए। ये लगातार कल से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है, जिस कारण से हमारे यहाँ पानी भर गया है। और हमने सुबह से, देखिए आप पीछे देख सकते हैं, पूरे घर में पानी भरा हुआ है। हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो खाने का राशन था वो पूरी तरह से भीग चुका, जो बचा हुआ था वो भीग चुका है। मम्मी बीमार है, वो आराम से बैठने की तक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पापा बाहर बैठे हुए हैं बरामदे में, और फिर जो हमारा घर का सारा सामान है वो हमने उठा के बाहर रख दिया है। हमारे बेड गीले हो चुके हैं, कपड़े सारे थे वो सब गीले हो चुके हैं। अब हम समस्या बताएं तो किसे बताएं। आपने इसी कोई कंप्लेंट की है किसी से कि इस तरीके से हमें समस्याएं हो रही हैं? कितने समय से ये समस्या है आपकी? ये समस्या हमारे हर बार हम फेस करते हैं। जब भी बारिश शुरुआत होती है तो समस्या हमेशा सामने रहती है। हम कई बार हमारे ग्राम पर तो भगवानपुर थाना क्षेत्र के जहाजगढ़ गांव में कई राउंड फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। दबंगों ने दिन दहाड़े मुंह पर कपड़ा बांधकर जहाजगढ़ गांव में फायरिंग की, जिससे के बाद ग्रामीणों ने थाने में इस बात को लेकर तहरीर भी दी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। योगीराज में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने एक व्यक्ति को घर में कैद कर उसकी जमकर पिटाई की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये पूरा मामला यूपी के नोएडा से, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से दबंगों के हौसले, बदमाशों के हौसले बुलंद है कि इस व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई है, घर के अंदर कैद कर इस युवक को पीटा गया और बाकायदा इन दबंगों ने युवक का पूरा वीडियो भी बनाया। वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। आप दबंगों की दबंगी देखिए। योगीराज में किस प्रकार दबंगों के हौसले बुलंद है, बदमाशों के हौसले बुलंद है, इस घटना को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई की है, बेरहमी से पीटा है। इतना ही नहीं, बदमाशों को ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। शायद यही वजह है कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया, वीडियो वायरल है। और हैरानी तब होती है कि जब वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक प्रशासन ने इन दबंगों के खिलाफ, इन बदमाशों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्या ऐसे ही बनेगा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश? ये सवाल उठता है क्योंकि योगी सरकार लाख दावे करती है अपराध मुक्त यूपी को लेकर, लेकिन ये दावे सभी खोखले साबित हो जाते हैं जब ऐसी दुर्घटना सामने आती है। आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगाइए कि कितना अपराध मुक्त है यूपी। जो यूपी सरकार दावे करते नहीं थकती कि यूपी में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यूपी में प्रशासन काफी बदमाशों पर सख्त नजर आता है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद, ये सभी दावे खोखले नजर आते हैं। यूपी के अंदर अपराध का ग्राफ हर दिन बढ़ा है, या यूं भी कह सकते हैं कि यूपी अपराध के स्थान पर
अपराध के नंबर में पहले स्थान पर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके हैरानी तो तब होती है कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मनीष जी बिल्कुल सुरभि जी, आपको बता दूं कि नोएडा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाश पुलिस को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ बदमाश एक युवक को बंदी बनाकर उस पर थप्पड़ और चाबुक की बरसात कर रहे हैं। वहीं जब बदमाश उस युवक का मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं हो रहा है। आपसे बता दें कि जब पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 93 स्थित गिरजा गांव तिलकताबाद का है, जहां एक युवक को बंदी बनाकर बुरी तरह पीटा जा रहा है। हालांकि पूरा मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूटती है और पुलिस प्रशासन वीडियो में दिखाई दे रहे बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जी सुरभि जी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, बदमाशों की तलाश में जुटी है। अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इतना मुश्किल है इन बदमाशों को पकड़ना यूपी पुलिस के लिए? हेलो जी मनीष, मैं आपको सुन पा रही हूँ। क्या नोएडा पुलिस के लिए इन बदमाशों तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई? मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मनीष, तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बताते चले कि वीडियो वायरल होने के बाद भी कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बदमाश नोएडा पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अभी तक कोई भी कार्रवाई या बदमाशों के पहुंच से बाहर है ये पुलिस। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले उस व्यक्ति को कैद किया और कैद करके प्रताड़ित कर। हैरानी की बात यह है कि गुंडों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रशासन ने बदमाशों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाश खुलेआम गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और इस वीडियो को लेकर यह सवाल खड़ा होता है कि अपराध मुक्त यूपी की बात करने वाले नेता, मंत्री और विधायक कहां सोए हैं। ये बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर नोएडा सेक्टर 93 के गेजा तिलपताबाद गांव की है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक गुंडा एक व्यक्ति से कुछ पूछ रहा है और भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है और उस व्यक्ति पर गुंडा थूक भी रहा है। जो आदमी परिवार खराब करा देता है ना, उसी का नाम लेके उसके घर में बीज बो दिया। तुझे शर्म ना आई? मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले उस व्यक्ति को कैद किया और कैद करके प्रताड़ित करने के साथ साथ पिटाई भी की।
हैरानी की बात यह है कि गुंडों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रशासन ने बदमाशों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाश खुलेआम गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और इस वीडियो को लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि अपराध मुक्त यूपी की बात करने वाले नेता, मंत्री और विधायक कहां सोए हैं। ये बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर नोएडा सेक्टर 93 के गेझा तिलपताबाद गांव की है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक गुंडा एक व्यक्ति से कुछ पूछ रहा है और भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है और उस व्यक्ति पर गुंडा थूक भी रहा है। सर्टिफिकेशन की बात तो देख रहा मगर लेने के चक्कर में जो आदमी परिवार खराब करा देता है ना, उसी का नाम लेके उसके घर में बीज बो दिया। तुझे शर्म ना आई? मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले उस व्यक्ति को कैद किया और कैद करके प्रताड़ित करने के साथ साथ पिटाई भी की। हैरानी की बात यह है कि गुंडों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रशासन ने बदमाशों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाश खुलेआम गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और इस वीडियो को लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि अपराध मुक्त यूपी की बात करने वाले नेता, मंत्री और विधायक कहां सोए हैं।